हे सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ओडीसी। एंड आज हम करने वाले हैं लाइव सीयूटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस दी कॉट। दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे एनसीईआरटी से ही सारा पेपर उठ के आता है डायरेक्टली, एंड आपको किस माइंडसेट से एनसीईआरटी को रीड करना है, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को, एंड आपको कहाँ पर ध्यान देना चाहिए। सो आज हम मैक्रो के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Although I've taken some micro questions also in this, but we'll cover it in next part. And if you want after that, हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी अलग से पार्ट लेके आएंगे. ओके, सो फॉर टुडे I've taken some NCERT clippings of macro and कुछ questions भी लिए हैं. ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं. ओके, सो लेट मी टेल यू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके, देखो सीयूईटी इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, एक सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है सीक्वेंस बेस्ड. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस बेस्ड. अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी. ओके, सीक्वेंस बेस्ड कैसे. एक होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड. सीक्वेंस बेस्ड में तो आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, आपको उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होता है. ओके, स्टेटमेंट बेस्ड में क्या होता है, आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे, फिर बोलेंगे इसमें से कौन सी सही है बताओ. ABC सही है, BCD सही है, सारी सही हैं, कोई भी सही नहीं है, ऐसे करके. एक आते हैं आपके मैच इट, ये मोस्टली फॉर्मूला से या इक्वेशन से देते हैं मैच इट. एक आते हैं आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, और एक आते हैं आपके डेट्स जो होते हैं ना, डेट्स लिखे होते हैं आपकी बुक में, उनसे क्वेश्चन आते हैं. और कुछ आते हैं लाइनर्स, वन लाइनर्स क्वेश्चन जो डायरेक्ट एज इट इज़ उठा कर दे देते हैं एनसीईआरटी से. एंड एक आते हैं आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये मोस्टली ग्लोसरी से उठाए जाते हैं, एंड जबकि बोल्ड हेडिंग्स होती है एनसीईआरटी में उससे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप यहाँ पे है, द सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज इन एन अटेम्प्ट टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स व्हेनेवर दे फील सच एक्शंस आर अप्रोप्रिएट. व्हाट इज दिस मूव कॉल्ड. अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ओपन इकोनॉमिक मैक्रो से है ये क्वेश्चन. अभी आपने ये पढ़ा नहीं होगा इफ़ यू आर इन क्लास 12th राइट नाउ. सो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ इसकी एनसीईआरटी पे. ओके, आपने पढ़ लिया, अच्छे से ध्यान रखना है लाइन. ओके, now let me take you to the NCERT of this. Okay, here we have open economic macroeconomic chapter. Okay, ये देखो, central banks intervene to buy and sell foreign currencies in an attempt to moderate exchange rate movements whenever they feel that such actions are appropriate. मतलब वर्ड टू वर्ड दे रखा है, एक वर्ड भी इधर का उधर नहीं करा. इसको क्या बोलेंगे, देखो सामने पूरा पैराग्राफ है इसके ऊपर, मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग, एंड आपका ध्यान जाए इसलिए इसको बोल्ड भी कर रखा है. अब अगली बार क्या होगा, क्या कर लेंगे, यही PYQ उठ के आते हैं. देखो मैंने PYQs किए हैं, एंड मेरे जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए ना उसमें से मैक्सिमम PYQ से कवर हुए हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ करना, और सिर्फ PYQ करना नहीं, उनको एनालाइज करना भी. अब आपके सेट में क्या करेंगे, वो मैनेज फ्लोटिंग की जगह डर्टी फ्लोटिंग ऑप्शन में दे देंगे, फिर आप सोचते रह जाओगे. आपको अच्छे से जो भी अल्टरनेटिव नेम्स है किसी भी चीज़ के वो भी ध्यान रखना है. ओके, सबसे पहली चीज़ क्या सीखी कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठ के आती है, ये आपने प्रूफ देख लिया लाइव. ओके ओके, सो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम. ओके, ये वैसे मैंने ना एक वेबसाइट है जहाँ पे फ्री PYQs और बहुत सारा मटेरियल ऑफर होता है. डेली प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, इंग्लिश के भी और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी. इफ़ यू वांट टू नो दिस, एंड बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है. मतलब आपने कभी ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया होगा, इतनी कलरफुल एंड वाइब्रेंट, बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली जेंजी वाइब देती है. सो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है एंड कॉमेंट करके मेरे से पूछना है कि कौन सी वेबसाइट है. ओके, आई विल टेल यू दैट. ऑलराइट, so next question is, in which year this book, okay, the economic consequences of peace was written by John Maynard Keynes. अब मैं आपको दिखाती हूँ. और ये है ना, ये आपको इंट्रोडक्शन के चैप्टर में मिलेगा, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर स्किप करते हैं, बट इससे जो डेट्स वाले क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा आते हैं. ओके, लेट मी शो यू. ओके, ये देखो बॉक्स दिया है जॉन मेनर्ड कीन्स के बारे में, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पीस, ईयर दे रखा है 1919. अब क्या कैसे क्वेश्चन आएगा, अब ये तो एक क्वेश्चन है, अब आपको कैसे एनालाइज करना है. और मैं आपको बताती हूँ और भी PYQs जिनके मैंने इतने सारे हैं, तो मैं सबको तो एक साथ बता नहीं सकती. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर. ओके, और आया था 2025 में क्वेश्चन कैसे आया था, बुक्स के नाम एक साइड थे, राइटर के नाम एक साइड, मैच करने. ओके, ये एक बुक होगी इनकी, और ये भी बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. एक तो इस टाइप से देते हैं. कैसे करेंगे, मैच इट का फर्स्ट क्वेश्चन आएगा इनसे, इस वाले चैप्टर से, इंट्रोडक्शन से. ओके, नोट डाउन करो. फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक तरफ बुक दे देंगे, एक तरफ उसका ऑथर दे देंगे.
सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, एक तरफ बुक दे देंगे, एक तरफ उसका ईयर दे देंगे, किस ईयर में लिखी गई। तो आपको ये ईयर्स बाय हार्ट होने चाहिए सर, ये बुक का जॉन मेनर्ड कीन्स का, और ये बॉक्स और वो बॉक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एडम स्मिथ, कितनी बार क्वेश्चन आएगा, सीधा वन लाइनर उठा के देते हैं। हु इज़ रिगार्डेड एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो सीधा एडम स्मिथ। अब एक बार ये भी आया था पॉलिटिकल इकोनॉमी का, डायरेक्ट आ गया था, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी में बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब ये 1776 इतनी बार आया ये, और प्रीवियस ईयर्स में कांट टेल यू, ओके। एंड आई थिंक मेरे उसमें भी आया हुआ था ये। एंड आपको क्या करना है, देखो आपको अब इससे कैसे क्वेश्चन देंगे, स्टेटमेंट बेस्ड, इससे एक और टाइप की। कैसे, देखो एडम स्मिथ का पूरा बॉक्स दे रखा है, आपको देंगे पूरा एक क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडम स्मिथ इज नॉट ट्रू। एक तो आपको नोट का ध्यान रखना है, ओके। वैसे वो हाईलाइट सा करके दे देते हैं उसको बोल्ड में, फिर भी ध्यान रखना, ओके। फर्स्ट दे देंगे कि रिगार्डेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी दे देंगे, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ओके, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है तो पॉलिटिकल इकोनॉमी दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, ओके। ये भी दे सकते हैं प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। फिर एक दे देंगे कि इनकी जो बुक है ये लिखी गई थी, फिर आगे क्या आपका ईयर चेंज कर दें, ओके। एंड देन आप ये भी दी हुई है PYQ की है स्टेटमेंट, ये भी द फिजियोक्रेट्स ऑफ फ्रांस वर प्रोमिनेंट थिंकर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बिफोर स्मिथ, ओके। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा डाउट होगा ही। फिर आपको दे देंगे ABCD सही है, BCD सही है, तो इस टाइप से आपको देंगे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ओके, वेन एवर यू आर रीडिंग NCERT, सो बी वेरी केयरफुल। ऑल राइट, ओके। अब ये देखो, इससे ऊपर ये बॉक्स है, ये NCERT है, देख सकते हो आप, ओके। इसमें क्या लिखा है, देखो ध्यान से। By economic units or economic agents, we mean those individuals or institutions which can take economic decisions. पढ़ लिया अच्छे से। अब मैं आपको लिखा तो PYQ में, ओके। एंड 2025 की ले रखा है मैंने कुछ, ओके। अभी दिखाते हैं आपको आपको इसका क्वेश्चन कहाँ पर है, ये देखो। इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दैट टेक इकोनॉमिक डिसीजंस आर नोन एज। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एजेंट्स, तो इकोनॉमिक एजेंट्स। अब एक और टाइप का क्वेश्चन आया था सेम बॉक्स से 2025 में, मैं आपको दिखा दूँ। अब ये शिफ्ट्स में भी जब क्वेश्चंस आते हैं ना, एक शिफ्ट होगी मान लो, उसके बाद दूसरे में आएगा ना, तो टॉपिक सेम लेते हैं बट वो मैटर अलग उठाते हैं, बट कई बार टॉपिक्स भी सेम हो जाते हैं, ओके। सो वी वर इन इंट्रोडक्शन पार्ट, यार। अब देखो वही बुक, ये सॉरी वही बुक कह रही हूँ, ओके, वही चैप्टर सेम, वही बॉक्स, ओके। क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इकोनॉमिक एजेंट्स। एक था कंज्यूमर दिया था, एक प्रोड्यूसर दिया था, गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, बैंक्स। तो आंसर क्या था, ऑल ऑफ द अबव। अब अगर इसमें कुछ और एक्स्ट्रा है ना, अगर वो आपको लग भी रहा है इकोनॉमिक एजेंट है, बट बुक में अगर 4 दिया है ना, तो 4 ही मानने हैं। NCERT की बात मतलब पत्थर की लकीर है बिल्कुल। आपके जो राइटर्स के बुक वगैरह में लिखा होता है ना, वो आपको कंसिडर नहीं करना है फिर, क्योंकि NCERT का ही प्रूफ मानते हैं वो वैसे भी, ओके। गॉट इट, ऑल राइट। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, यस। अब ये गवर्नमेंट बजट चैप्टर से, ओके। प्राइमरी डेफिसिट, ये है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एंड मैच इट करके बना दिया ये, ओके। प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। अब चलते हैं गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर पे, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इन सारे से भर के क्वेश्चन आते हैं मुझे तो सारे, मतलब ना अब NCERT पढ़ते हो याद आ जाता है कि ये आया था क्वेश्चन, ये आया था, तो इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको हो जाएगा ईजीली, ओके। अब देखो मैं आपको लेके चलती सीधा डेफिसिट वाले टॉपिक पे इसमें, ऑलराइट। आई थिंक नीचे निकल गया, वेट, लेट मी टेक यू द, ये देखो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला दिया, नेट बोरिंग एट होम, RBI अब्रॉड। अब ये वन लाइनर में भी आया हुआ है डायरेक्ट, ओके। और वन लाइनर में इससे मतलब ये तो मैच के फॉर्म में आया, अभी फॉर्मूलाज पूछ ले, देखो ये सारे फॉर्मूलाज आपको ऐसे दिए हुए हैं, तो आपको ये अच्छे से करने हैं, डायरेक्ट मैच में आते हैं। अब ये देखो, अब ये ऐसे दिया हुआ है ना, नेट बोरिंग एट होम, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था 2025 में एक और, नेट बोरिंग एट होम इंक्लूड्स, फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ था, ये देखो, डायरेक्टली बोरोड फ्रॉम पब्लिक थ्रू डेट इंस्ट्रूमेंट्स, और एक लिखा हुआ था ये नेट बोरिंग एट होम, RBI एंड अब्रोड। तो ऐसे करके आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए NCERT की लाइन में क्या लिखा हुआ है, ओके। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। ये हो गया, ये हमने कर लिया। दिस इज़ फ्रॉम माइक्रो, हम अगले में डिस्कस करेंगे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं माइक्रो से मोस्टली। एंड ये देखो, ये तो आपने आई गेस अभी तक नेशनल इनकम वगैरह चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। ये देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन मार्केट प्राइस, आपको स्टेप्स दिए जाते हैं ना बुक्स में कि कैसे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें, फिर क्या, इससे बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, ओके।
सो ये तो आई गेस इतना ईजी है कि करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये वाला जो है ना प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी माइक्रो का है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये भी माइक्रो का है। ओके ये देखो, कॉस्ट ऑफ बैग इंक्रीज फ्रॉम $8 to $12 इन यूएस एंड 400 to 480 इन इंडिया। व्हाट इफेक्ट इट हैज़ ऑन द डॉलर इन रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज प्राइस। ये आपका ना थोड़ा मिनी केस स्टडी बोलते हैं इसको, मिनी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब आपको दिखाती हूँ मैं एनसीईआरटी में आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ पे पुट करना है, अभी देखना आप। ये है आपका चैप्टर ओपन इकोनॉमी मैक्रोज है। ओके, कैन यू सी दिस एग्जाम्पल राइट हियर। ये देखो, शर्ट की जगह बैग बना दिया। ओके ये देखो, इफ़ अ शर्ट कॉस्ट इतना $8 इन यूएस, 400 इन इंडिया, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट बता दिया, शुड बी 50 एंड वट एवर, जो सारा है डाटा बता दिया। अब देखो उसमें क्या किया उन्होंने, ये देखो $8, $12, 480, 400, मतलब ये ना इतने एंटी वाले ऐसे है ना, मतलब कि बिल्कुल नंबर भी नहीं बदलते, बस शर्ट की जगह बैग बना दिया एंड सेम आपसे क्वेश्चन है। ये देखो, और आंसर क्या है, ये देखो, डॉलर हैज़ डेप्रिशिएटेड, सेम आंसर वही पे। मतलब देख रहे हो तुम कितनी सिमिलरिटी, मतलब तुमने अगर एनसीईआरटी कर ली ना तो सीईटी में 250 आउट ऑफ 250 तो पक्का है। मतलब ना जो तुम रेफरेंस बुक्स पढ़ते हो ना, मतलब कितना ही पढ़ लोगे यार उसमें से। अगर एनसीईआरटी कर ली, जब देख रहे हो लाइव डिकोडिंग चल रही है तुम्हारे सामने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, मतलब कैसे डायरेक्ट उठ के आ रहा है, तो देख लो तुम। ओके, अब आप देख लो कि आपको एनसीईआरटी ना पढ़ने का रिस्क उठाना है या नहीं। ओके ऑलराइट, अब ये देखो मनी एंड बैंकिंग से फिर मैं आज टाइप ऑफ क्वेश्चन, M1 की क्वेश्चन क्या है, M3 नेटवर्थ किसे कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। ओके अब चलते हैं मनी एंड बैंकिंग पे। या हियर इट इज़, अब ये बॉक्स में दे रखा है देखना। ये देखो M1, M2, M3, M4। अब अगर इससे भी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछें तो कैसे पूछेंगे। ओके तो ऐसे पूछ लेंगे कि M4 इज इक्वल टू, ऐसे बोलेंगे M4 इक्वल्स करके, ठीक है, ऐसे देंगे फर्स्ट, ऐसे दे देंगे CU प्लस DD। ओके सेकंड, ये नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक से मैंने ऐसे करके लिख दिया। ओके थर्ड आपको दे देंगे टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट सेविंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एंड फोर्थ दे देंगे टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आपको कंफ्यूज करने के लिए तो इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। ओके अगर इनको डिफिकल्ट पेपर बनाना होगा, देखो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी 2-3 बार कर लिया, और अभी तो मतलब मुझे इतनी लेट पता चला, मैंने लास्ट के मंथ में, मतलब उससे पहले मैंने थोड़ी कर दी थी शुरू, बट बिल्कुल अच्छे से होता ना, तो मैंने बोर्ड्स के बाद ही की थी। एंड देखो उस टाइम पे तो बाकी सब्जेक्ट्स भी थे, तो अगर मेरे को कोई ऐसे स्टार्टिंग से ही मेरे को मिल जाता जो मेरे को ऐसे बता रहा होता, सो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता उस टाइम पे। एंड मतलब फिर तो मेरे 250 और 250 आ जाते हैं। अभी तो 242 आए हैं मेरे। ओके वो भी मुझे पता चल गया था कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज ये चल जाता पता, PYQs वगैरह भी एनालाइज करते हैं। ओके अब देखो, अ शॉक एब्जॉर्बर व्हिच मेक्स डिस्पोजल, मतलब ADS चैप्टर से अभी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने उसका एनसीईआरटी का खोला नहीं हुआ, बट मैंने ग्लॉसरी खोली है, आपको आइडिया लग जाएगा कि डायरेक्ट लाइन उधर से उठाई है, बट मैं ग्लॉसरी में आपको दिखा दूंगी कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सारी होती है एंड वहाँ से उठ के भी आता है। ओके ये ग्लॉसरी का है। ओके ये भी सारा माइक्रो का है। दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम माइक्रो, वेट, ये भी, ये ADAS चैप्टर का न्यूमेरिकल, ये माइक्रो का है। ओके ग्लॉसरी पे चलते हैं गाइस, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस का भंडार है ग्लॉसरी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे, डायरेक्ट एकदम टू द पॉइंट, बिल्कुल वर्ड भी इधर उधर नहीं करते। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, ये वो जो लाइन उठी है वो चैप्टर के अंदर से उठी है, ये ग्लॉसरी के अंदर से बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी उसका है नहीं अवेलेबल। ओके अंडर सर्टेन स्पेंडिंग एंड टैक्स रूल्स एक्सपेंडिचर दैट ऑटोमेटिकली इंक्रीज और टैक्सेस दैट ऑटोमेटिकली डिक्रीज व्हेन इकोनॉमिक कंडीशंस वर्सन देयरफॉर स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ से कीवर्ड भी देख सकते हो कि इकोनॉमी को ऑटोमेटिक स्टेबलाइज करने की बात करिए, ऑटोमेटिक काम चल रहा है, इसके बारे में बात चल रही है। ओके तो इससे भी याद कर सकते हो। अब देखो
जो मैंने बताया था ना उधर क्वेश्चन आपको, फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स वाज एडम स्मिथ, ओके। अब अगर आप वो भूल भी गए, एक एग्ज़ाम से एक दिन पहले अगर ग्लॉसरी रिवाइज कर लोगे ना तो मतलब चांस नहीं है कि छूट जाएगा, ओके। अब ये देखो, अब ऐसे आता है इसमें से सब। अब देखो ये है ना जो CPI, इसकी ये डेफिनेशन, कई बार क्या होता है कि चैप्टर के अंदर अलग डेफिनेशन दे रखे, ग्लॉसरी के अंदर अलग पूछ लेंगे, ग्लॉसरी वाले उठा के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, और या फिर क्या करेंगे, दोनों डेफिनेशन उठा के दे देंगे, बोल लेंगे कौन सी सही है कौन सी गलत। तो अगर दोनों अच्छे से पता है ना तभी आप कर पाओगे, वर्ड्स भी इधर के उधर करते हैं ना, तो ऐसे आपको ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था बुक के अंदर भी, ग्लॉसरी के अंदर भी दिया हुआ है, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल PYQ है, ओके। और ये तो सारे ही PYQ है, मतलब ऐसे मैचेट में देते हैं, सीधा सीधा मैचेट में। मेरे सेट में आया था 2026 में, मेरी शिफ्ट में आया था, सेट बोल रही हूँ बार बार, सॉरी, मेरी शिफ्ट में आया था। एक्सेंटे कंजम्पशन लिख दिया था, एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट, ये तो ईजी था, और PYQ था, ये पहले से आया था। एक्सटर्नैलिटी तो बहुत बार आया, बहुत बार, अनगिनत बार आया है, ओके। तो मतलब इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ओके। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए कैसे देंगे, ये लिखा हुआ है आपके कीन्स के बारे में है, द फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। आपने पढ़ लिया फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो है अपने एडम स्मिथ। अब पढ़ा कि इनको मैक्रो को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, उसके जो फादर है वो कौन है, कीन्स हैं। तो आपको अच्छे से एक एक डिवीजन याद रखना है, तब जाके आप प्रिसीजन से आंसर दे पाओगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पता इसकी जगह वो दे दे सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे कौन फाउंडिंग फादर माना जाता है। आई थिंक अभी तक ये आया नहीं, क्वेश्चन आ सकता है आपके उसमें। तो देखो आपका काम है कि डायरेक्ट रटना नहीं है PYQs को, बट उनको एनालाइज करना है, ओके। अच्छे से आपको आइडिया लेना है कि कैसे क्या होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेशनल इनकम जो चैप्टर है ना, उसकी एक टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, ओके। ओके ये देखो, ये जो टेबल है इसको अच्छे से करना आपको पूरा। अब देखो कैसे क्वेश्चन देंगे, इसे सिंपल से तो सब इक्वेशंस वगैरह तो सबको होता है, वो क्या देंगे देखो, विच मेजर allows policy maker to estimate how much the country has to spend just to maintain their current GDP। डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे इससे, वन लाइनर सीधा ऑप्शंस में NDP-MP, NDP-FC, GDP-MP ऐसे करके दे देंगे। तो अगर आपको पता एक ये है और एक इसमें आपको ना नोट बना के रख लेना है, एक तरफ लिखना है NDP-MP और ये चीज़ लिखनी है, और एक मैं दिखाती हूँ आगे, इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। दिस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ कंट्री कैन कंज्यूम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ओके। ये दे देंगे, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा किसके लिए यूज़ होता है। ये है NNP-MP। तो इस तरह से आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो ना, आपको लग रहा है कि कंफ्यूजिंग हो सकता है, NT ना पॉइंट्स वही उठाता है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो उसको अच्छे से आपको बार बार रिवाइज करना है एंड नोट डाउन करके रख लेना, ओके। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा आज की वीडियो। और गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी से एक और बताते हैं आपको, जो क्रोनोलॉजी बेस, एक तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया, एक इससे बहुत सारे आते हैं, ओके। वेट थोड़ा सा, ये डेट वाला है ना जो जैसे केस स्टडीज़ वगैरह आती है, केस स्टडी मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी, मेरे पास माइक्रो की है अभी, ओके। ये देखो की कॉन्सेप्ट अगर आप भूल भी जाओ ना, की कॉन्सेप्ट में भी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर दे रखा है ताकि आपका ध्यान जो है आप पढ़ो उधर से। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं समरी से। ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका, कितनी बार, कि पब्लिक गुड्स के 2 इम्पोर्टेंट फीचर कौन से है, एक ऐसे देते हैं, एक तो है नॉन राइवलरस, एक है नॉन एक्सक्लूडेबल। ऐसे देते हैं आपको द फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर, एक ऑप्शन फर्स्ट नॉन राइवलरस, सेकंड राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल, देन एक्सक्लूडेबल, फिर ओनली 1 and 2, 1, 2 and 3, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दी अबव। तो ऐसे करके देते हैं। एंड ये देखो इधर दिया है ना 3 फंक्शंस ऑफ एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। अब ये गवर्नमेंट बजट के 3 फंक्शन दे रखे, तो 3 ही हैं, मतलब अगर कुछ और एक्स्ट्रा उन्होंने अपनी तरफ से बना के दे रखा है जो शायद रेफरेंस बुक्स में है, बट अगर NCERT में नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा, ओके। तो आपको ऐसे पढ़ना है इसको। अब देखो ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, इसका ईयर पूछ लिया था, कई बच्चे पढ़ के नहीं गए थे तो पता नहीं था। ईयर भी कई बार तो ऐसे दे देते हैं, मंथ चेंज करके दे देते हैं, तो आपको अच्छे से। और एक बार पूछा था कि इफेक्ट में कब से आया, जुलाई 2004। कई बार डायरेक्ट नहीं पूछते, क्रोनोलॉजी में देते हैं, इनैक्टमेंट कब हुआ इसका, और ये इफेक्ट में कब आया। फीचर्स एक बार ध्यान से पढ़ के चल जाने, ये स्टेटमेंट बेस्ड में आते हैं फीचर्स, स्टेटमेंट बेस्ड में देंगे, ओके। ऐसे करके देते हैं। एक जेंडर बजटिंग का उसमें क्वेश्चन आया था क्रोनोलॉजी बेस्ड पे। अब देखो वो कहाँ से दिया था इन्होंने, देखो कैसे कितनी डीपली आपको NCERT को पढ़ना है। ये देखो अभी दिखाती हूँ आपको, जेंडर बजटिंग मैंने भी नहीं पढ़ा था फर्स्ट सेकंड रीडिंग में, तो वो
ये तो दूसरा है, सी दिख रहा है फुट नोट नीचे, तो फुट नोट भी नहीं छोड़ते हैं। एंड कई बार क्या होता है 5 से 6 क्वेश्चन फुट नोट से बन के आते हैं। द 2005-2006 इंडियन बजट इंट्रोड्यूस्ड अ स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द जेंडर सेंसिटिविटीज ऑफ द बजटरी एलोकेशन। तो ये देखो क्या लिखा है, 2006, 7, 5, 6 इसके अराउंड जो जेंडर बजटिंग स्टार्ट हुई। अब आपके में क्या दे देंगे, डैश इज एन एक्सरसाइज टू ट्रांसलेट द स्टेटेड जेंडर कमिटमेंट्स ऑफ द गवर्नेंस इनटू बजटरी कमिटमेंट्स इन्वॉल्विंग स्पेशल इनिशिएटिव्स वगैरह वगैरह। आपको बताना होगा इसको क्या बोलते हैं जेंडर बजटिंग, या फिर क्या करेंगे, जेंडर बजटिंग इन्वॉल्व्स आप ऑप्शन दे देंगे, स्पेशल इनिशिएटिव्स फॉर एम्पावरिंग वुमेन, फिर कुछ और दे देंगे, फिर ये दे देंगे। तो आपको सिलेक्ट करना होगा स्टेटमेंट बेस में 1, 2, 3, 1 and 2 ओनली। तो इस तरह से आपको इस माइंडसेट से पढ़ना है कि आपको अगर पेपर बनाना होगा इस एनसीईआरटी से, आप कैसे बनाओगे, कैसे बच्चों को कंफ्यूज करोगे। एंड ये तो मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दे दिया अपना, एंड मेरा सारा सिलेबस वगैरह सब अभी तक मुझे मतलब याद ही है ना, क्योंकि अभी तो दिया था एग्ज़ाम जस्ट मतलब 1 मंथ या अराउंड 1.5 मंथ हो चुका है। सो एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सॉरी चिल्लाने के लिए मैं भूल गई थी। ओके, ये जो टेबल्स वगैरह होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एंड मेन आते हैं आपके इससे क्वेश्चंस रिसीट्स वाले से भी। एंड आपके आते हैं, एक सेकेंड, मेरे वाले में एक क्वेश्चन और आया था जिसमें मैंने गलती कर दी थी, आप मत करना बिल्कुल भी, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें था क्या वो, आई डोंट रिमेम्बर इट एक्चुअली, आई गेस दूसरे चैप्टर में था वो, दिस वन में भी। हाँ इसमें ही था आई गेस। ये देखो इसमें भी बहुत बार PYQ आया है। ये देखो आपको क्या देंगे कि कौन से मार्केट की बात हो रही है, ये इसकी स्टेटमेंट्स दे देंगे, या फिर ऐसे स्टेटमेंट में ये देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स गिव इन्वेस्टर द अपॉर्चुनिटी टू चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट्स। आपको चूज करना होगा, लेबर मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, आउटपुट मार्केट है। तो जो भी हाईलाइटेड है नहीं, ये तो आपको भूलना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं भूलना, कोई चांस ही नहीं ले सकते आप। अब एक केस स्टडी आई थी 2025 में ही, ये केस स्टडी आई थी, केस स्टडी, एंड उसमें इतना पार्ट दे दिया था आई गेस, इतना कुछ करके, एंड फिर दिया था डैश हैज़ बीन सेटअप टू हैंडल सच इश्यूज एंड इंश्योर स्टेबिलिटी। ये नहीं दिया था, डैश हैज़ बीन सेटअप टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, या फिर कुछ भी बना के दे देंगे वो, लिखेंगे कि जैसे नेशनल मॉनेटरी सिस्टम, कुछ भी बना के दे देंगे वगैरह वगैरह। तो आपको ऐसे अच्छे से पता होना चाहिए सब। अब ये देखो कितने इंपॉर्टेंट फुट नोट है। वैसे हम कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं, करंट अकाउंट पढ़ते हैं, इसमें देखिए 3 अकाउंट्स बनने लगे हैं न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको उसने स्टेटमेंट बेस में डाल दिया, पर आपको तो पता है कि आपने 2 ही अकाउंट पढ़े, तो अब इसको गलत करके आ जाओगे, बट फुट नोट भी दिया है तो पढ़ना है। अब ये भी दिया है कि किस एडिशन में, 6th एडिशन था BOP एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल, किसने निकाला, IMF ने निकाला। मतलब आपको ना अगर एक बार में पढ़ लिया ना, क्योंकि सारा पेपर ऑप्शनल है, तो आपको ईजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा इसको करना। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, एंड आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। सो डू कमेंट बिलो आपको कैसा लगा सेशन, एंड आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। जैसे माइक्रो में थोड़ी अप्रोच डिफरेंट होएगी इससे, सो आई वुड बी टेलिंग यू दैट ऑल्सो, एंड ID का भी हम करेंगे बाद में अगर आप चाहते हो तो। सो या कमेंट करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एंड अगर वेबसाइट चाहते हो तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड इंग्लिश की प्रेप भी चली रही है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।